तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का अर्थ है, अभिवृत्ति हमारी वह सोच होती है जो समय आने पर हमारे व्यवहार में ढल जाती है और फलस्वरूप उसी के अनुसार हमारा व्यवहार सामने आता है। यह किसी वस्तु या उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से प्रतिक्रिया करने का रुझान है। अभिवृत्ति वस्तुतः ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोगात्मक पक्षों के देर तक ठहरने वाली व्यवस्था है। जो भी अंडरलाइन हाइलाइटर से है वो सारी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो आसानी से नहीं बदलती है और जिसके द्वारा किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। अभिवृत्ति का विचार दृष्टिकोण में यह अंतर है कि विचार या मत आसानी से बदल सकते हैं, जबकि अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना कभी कभी वर्षों तक संभव नहीं हो पाता है। दोनों शब्दावली में अन्य भिन्नताएं निम्न है। ए, अभिवृत्ति को सर्वाधिक उपयुक्त से लेकर सर्वाधिक अनुपयुक्त तक स्तरीकृत ग्रेडेड किया जा सकता है, जबकि मत सदैव हाँ या नहीं में होता है। अभिवृत्ति का निर्धारण ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों में मिलकर करते हैं, जबकि मत अधिकांशतः भावनात्मक पक्ष द्वारा निर्धारित होता है। लोग की अभिवृत्ति के आधार पर हम उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे सर्वाधिक सकारात्मक अभिवृत्ति वाले, उदासीन तथा सर्वाधिक नकारात्मक अभिवृत्ति वाले आदि। अभिवृत्ति का पता शाब्दिक एवं क्रियात्मक दोनों प्रकार के व्यवहारों में चल सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता अभिवृत्ति को छुपाना चाहे तो वह बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। इसका पता लगाना पूछताछ विधि से संभव नहीं होगा। प्रक्षेपक विधि द्वारा ही किसी व्यक्ति के सही अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। शिक्षण अभिवृत्ति अध्यापन का वह व्यवहार है जो ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोज्ञात्मक तीनों पक्षों में प्रभावित होकर सामने आता है। यह पूरी शिक्षण प्रक्रिया पक्ष तथा विपक्ष दोनों हो सकती है। यदि यह सकारात्मक है तो अच्छी है और यह नकारात्मक है तो पूरी शिक्षण प्रक्रिया नरक में जा सकती है, किंतु इसका पता लगाना आसान नहीं है। सामने वाला इससे अपनी इच्छानुसार छुपा सकता है, ठीक है, और प्रक्षेपण विधियों द्वारा अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। समय बहुत लगेगा, इसलिए लोगों के अध्यापकों की नियुक्ति कर रहे अभिवृत्ति की बजाय केवल एक परीक्षा प्राप्त अंकों का ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हम इम्पोर्टेंट को मार्क कर देंगे। शिक्षण की प्रक्रिया का निम्न लोगों तथा परिस्थितियों के संपर्क में आता है। पहला, स्कूल व कक्षा का छात्र। दूसरा, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु व पाठ्यवस्तु। तीसरा, अन्य साथी अध्यापक। चौथा, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण। पाँचवां, अभिभावक व समुदाय के अन्य लोग। छठा, देश के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक वातावरण। सातवां, अध्यापक को अपना सामाजिक आर्थिक परिवेश। आठवां, सामाजिक परिवर्तन। नौवां, अध्यापक को अपना व्यक्तित्व। 10वां, अध्यापक की व्यावसायिक दक्षता। जब अध्यापक उपरोक्त परिस्थिति या व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो उसकी हम सब के प्रति अभिवृत्ति स्पष्ट होती है, जो नकारात्मक व सकारात्मक दोनों पक्षों में हो सकती है, और प्रत्येक पक्ष में अभिवृत्ति के अनेक स्तर हो सकते हैं, जैसे मोस्ट फेवरेबल, लीस्ट फेवरेबल आदि। हम यहाँ उपरोक्त 10 तत्वों की अलग अलग चर्चा करते हैं। छात्रों को व्यापक दृष्टि समान माना जा सकता है, किंतु खोजी गई दृष्टि देखने का पता लगता है कि छात्र एक अलग प्राणी है। नीचे हम कुछ सामान्य लक्षणों पर विचार करेंगे। कोरी स्लेट। छोटा बालक एक कोरी स्लेट जैसा होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता है। परिवार, समाज और परिवेश ही वह सब कुछ सीखता है। इन्हीं प्रभाव से उस व्यक्तित्व की विकास होता है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। परिवार, समाज और परिवेश
ही वह सब कुछ सिखाता है। इन्हीं प्रभाव से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है। दूसरा है अबोध और निष्पाप। छोटा बालक अबोध और निष्पाप होता है। उसे सही गलत, सत्य असत्य, राग द्वेष, हित अहित, स्वर पर कोई बोध नहीं होता है। उसे जैसा अनुभव मिले उन्हीं से वह सीखता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। सुग्राही। छोटा बालक अति सुग्राही होता है। सुग्राही का अर्थ है बताई गई बातों को, अनुभव को सीखने की क्षमता। बताई गई बातों या अनुभवों को सीखने की क्षमता। नेक्स्ट है से परिपूर्ण। जैसी संगति, जैसा परिवेश, जैसी सीख मिलती है उसे ग्रहण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र स्वभाव। बालक स्वभाव से स्वतंत्र होता है। वह बंधन पसंद नहीं करता है। ठीक है। वह नहीं चाहता कि कोई बात उस पर थोपी जाए। पांचवा है पृथक प्राकृतिक। हर बालक की प्रकृति अलग होती है। कोई हठी, कोई शर्मीला, कोई निडर, कोई दब्बू, कोई उदार और कोई कठोर हो सकता है। अपनी प्रकृति को वह आसानी से बदल नहीं पाता। वह आसानी से बदल नहीं पाता, अतः उसको समझाकर ही उसके साथ व्यवहार करना उचित होता है। ऐसा न करने पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट पार्ट है, नोट कर ले। विभिन्न मानसिक योग्यताएं। छात्रों की मानसिक योग्यताएं अलग अलग होती है। कुछ परिश्रमी जीवन वाले होते हैं तो कुछ आलसी, शीघ्र ही हार मानने वाले होते हैं। शिक्षक को उनकी मानसिकता और योग्यता का पता लगाकर तदनुसार उसे कार्यरत करना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न रुचियाँ। छात्रों की रुचियाँ एक जैसे समान नहीं होती। अलग अलग कार्यों के प्रति अलग अलग रुझान जानना शिक्षकों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। आठवां है विभिन्न बौद्धिक स्तर। बालकों का बौद्धिक स्तर समान नहीं होता। कुछ बालक अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले मेधावी होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, जबकि कुछ पिछड़ी बुद्धि के देर से सीखने वाले हो सकते हैं। ठीक है। शिक्षक के लिए विषय का जानना जितना जरूरी है उतना ही अपने छात्रों को जानना। यदि वह अपने छात्रों को नहीं जानता है तो शिक्षण अधूरा रहेगा और कठिनाई बढ़ जाएगी। विषय अब हम दूसरे तत्व अर्थात विषय को लेंगे। यह अति महत्वपूर्ण तत्व है। इसी के प्रेषण के लिए शिक्षक व छात्र निकट आते हैं। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ और भी अनेक बात है जिनका ध्यान रखना जरूरी है। नीचे हम उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। विषय छात्रों की मानसिक स्तर अनुरूप होना चाहिए। शिक्षक को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वह छात्र जो कुछ पढ़ाए और उनके मानसिक स्तर अनुरूप हो। दूसरा, विषय स्तर और रुचि और अभिवृत्ति के अनुरूप बनाया जाए। विषय को ऐसे ढंग से छात्रों को समक्ष रखा जाए छात्र उसमें रुचि ले और वह उनकी अभिवृत्ति का अनुरूप हो। नेक्स्ट है विषय के खंडों को बांटकर सुबोध बनाया जाना चाहिए। तो हम थे यहाँ पे विषय को खंडों में बांटकर सुबोध बनाया जाना चाहिए। शिक्षक छात्रों को जो भी विषय पढ़ाना चाहता है उसे उपयुक्त खंडों में बांटकर पढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विषय छात्रों को भली भांति प्रकार से समझ आ जाएगी। ठीक है। 4, विषय के संबंधित उदाहरणों और सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक को विषय के संबंधित उदाहरणों तथा अन्य सामग्री को छात्रों को समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इससे छात्र उस विषय की भली भांति ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट है 5वां, विषय से जुड़ी क्रियाओं का अभ्यास कराया जाना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह विषय से जुड़ी क्रियाओं को छात्रों को करवाए। नेक्स्ट है साथी अध्यापक। शिक्षक के साथ स्कूल के कई अन्य अध्यापक भी काम करते हैं। उनकी आलोचनाएं एवं दुर्व्यवहार को झेलना, उनके साथ अच्छे माननीय एवं सम्मानित संबंध बनाए रखना, स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में उनके साथ मिलकर काम करना, उनकी स्वस्थ सलाह को अपनाकर प्रधानाचार्य से उनके संबंधों को लेकर समस्याओं को जूझना, छात्रों के बीच एक दूसरे के सम्मान करना आदि अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिनसे निपटने के लिए सहनशीलता, स्पष्टवादिता, सहकारिता आदि की आवश्यकता पड़ती है। यदि शिक्षक अध्यापकों के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक हो तो शिक्षक के सामने समायोजन
को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। चौथा पॉइंट है प्रधानाचार्य एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण। चलिए पढ़ते हैं। प्रधानाचार्य एवं अन्य अधिकारीगण के प्रति यदि अध्यापक की अभिवृत्ति रचनात्मक है तो वह उनके आदेशों के संघर्ष का पालन करेगा, जिससे शिक्षण का सुधार होगा और छात्रों को इसका लाभ पहुंचेगा। इसके विपरीत होने पर छात्र ही ऐसे सबसे अधिक हानि में रहेंगे। अधिकारियों के आदेश कभी कभी अध्यापक के लिए कष्टकारी होते, किंतु व्यक्तित्व में संतुलन पैदा करके इन आदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। अभिभावक व समुदाय का अन्य लोग। शिक्षक को समुदाय में आदर्श माना आदर्श है। यदि उसका व्यवहार समुदाय की अपेक्षा अनुरूप नहीं होता तो उसे समुदाय की कटु आलोचना झेलनी पड़ती। इसी प्रकार छात्रों के उचित विकास के लिए आवश्यक है कि अध्यापक का अभिभावकों के साथ स्वयं संबंध हो और दोनों एक दूसरे की मान्यताओं को स्वीकार करें। इस संबंध में कोई तनाव की स्थिति पैदा होने पर अध्यापक को ही कंसिडरेट होना पड़ेगा, क्योंकि वह समझदार माना जाता है। अध्यापक को चाहिए कि वह आरक्षित व्यवहार को त्याग कर अभिभावकों के निकट होने का प्रयास करे, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, तत्पश्चात उन्हें संतुष्ट करे। यह तब ही संभव है जब अध्यापक की अभिवृत्ति अभिभावकों एवं समुदाय के अन्य लोगों के प्रति सकारात्मक होगा। छठा है देश के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक वातावरण। देश के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक वातावरण को लेकर अध्यापक को कुंठित होना पड़ सकता है, परंतु इसका बुरा प्रभाव छात्रों पर ना पड़े, यही अध्याय से अपेक्षित है। उन छात्रों को होशियार बनाकर पूरे समाज को दिशा देने का काम सौंपा गया है, इसलिए उसका सारा ध्यान छात्रों की ओर ही होना चाहिए। समाज का व्याप्त सांप्रदायिकता, जातिगत टकराव, निर्धनता, भ्रष्टाचार आदि अध्यापक पर जो भी प्रभाव पड़े, स्कूल वातावरण को इन द्वंद्वों से बचाना ही अध्यापक का दायित्व है। समाज एवं छात्र उससे निष्पक्ष एवं स्वस्थ व्यवहारों की अपेक्षा करते हैं। अध्यापक को इस पर खरा उतरना चाहिए, तभी वह समाज में सकारात्मक एवं स्वस्थ बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक को अपना सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश। अध्यापक अपने ज्ञान एवं स्वच्छ आचरण के कारण समाज में सबसे धनी है। वह अपने स्वयं का परिवेश के कारण कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। वह अपने इस सम्मानित व्यवसाय के कारण समाज में प्रतिष्ठित पद है, अतः उसका व्यवहार अपना पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। यदि वह स्वयं को किसी के कारण से हीन समझेगा तो वह छात्रों की हीन भावना से ही निकल पाएगा। छात्रों के परिवेश के वास्तव में उसके अध्ययन कार्य से आरंभ होता है और फिर उसके चरित्र की शुद्धता उसे समाज में सबसे उच्च पद आसीन कर देती है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। जब समाज में परिवर्तन आते हैं तो इसका प्रभाव सबसे पहले छात्रों के माध्यम से स्कूल में पड़ता है। स्वास्थ्य परिवर्तनों को स्वीकार करना तथा निंदक परिवर्तनों के विरुद्ध प्रतिरोध करना एक अध्यापक से अपेक्षित है। यदि अध्यापक की अभिवृत्ति इन परिवर्तनों के प्रति नकारात्मक है तो फिर वह छात्रों के बीच कुसुमायोजित निष्फिष्ट हो जाएगा। समय का रुख मोड़ने से ज़्यादा आवश्यक है समय के साथ चलना। यदि अंग्रेजी भाषा सीखने से विश्व बाजार में छात्र अपनी कीमत बढ़ा सकता है तो फिर उस पर प्राचीन भाषाएं नहीं थोपी जानी चाहिए। विज्ञान के युग में छात्रों को धर्म व दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अभिप्रेरित करना उनके साथ अन्याय है। अध्यापक का अपना व्यक्तित्व। यदि अध्यापक अपने असंतुलित व्यक्तित्व के कारण समाज में ठीक समायोजित नहीं हो पा रहा है तो उसे अपनी निराशा एवं हताशा से छात्रों को दूषित कर रही है, तो अध्यापक कभी भी प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाएगा। ठीक है। अध्यापक की मानसिक स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। अध्यापक के व्यक्तित्व में जो भी विरोधाभास है उसे कम से कम छात्रों के सामने नहीं आना चाहिए। जितना आवश्यक छात्रों के व्यक्तित्व का विकास है उससे कहीं अधिक आवश्यक अपने व्यक्तित्व के विकास, क्योंकि छात्रों के अध्यापक को अपने लिए नमूना एवं आदर्श मानते हैं। विपरीत परिस्थितियों में संयम न खोना और अनुकूल परिस्थितियों में हाथ पर हाथ रखकर न बैठना एक अध्यापक का अपेक्षित है।
10वां है अध्यापक की व्यावसायिक दक्षता। व्यावसायिक दक्षता का विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बीएड की उपाधि लेने के बाद आरंभ होती है। यदि इस संबंध में अध्यापक की अभिवृत्ति सकारात्मक है तो वह निरंतर अपनी दक्षता का विकास करता रहेगा, जिसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को पहुंचेगा। यदि किसी अध्यापक को व्यावसायिक विकास का प्रक्रिया रुक गई है तो इसका सीधा तात्पर्य है कि वह व्यावसायिक दक्षता के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक है। शिक्षण अभिवृत्ति हम बाद में पढ़ेंगे। दर्शक कंप्लीट होता है।